नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुलदीप सिंह चारण के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी लास्ट क्लासेज में केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था। अभी तक हमारे केमिस्ट्री के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर जो है वो है अम्ल, सार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट के ऊपर। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड, बेस और साल्ट होते क्या क्या है। अम्ल क्या होता है, सार क्या होता है, लवण क्या होता है। अम्ल, सार और लवण, ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण 3 थ्योरी दी जाती है। पहली थ्योरी है आर्हेनियस की, दूसरी ब्रोंस्टेड लोरी की और तीसरी लुईस की। सबसे पहले आर्हेनियस की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। आर्हेनियस नाम के जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने कहा था कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी पदार्थ का अगर जल अपघटन करते हो, किसी भी पदार्थ का अगर जल अपघटन करते हो, जल अपघटन का मतलब होता है कि आप पानी में उसको डालते हो, वाटर डिजोल्व करते हो उसको पानी में, जब आप उसको डालते हो तो वो टूटेगा, अलग अलग आयनों में टूटेगा। अगर उससे जो टूटने पर जो निकलने वाला आयन है वो H+ है। क्या है? H+। आयन अगर है तो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। अगर वो OH- आयन है, OH- आयन है तो वो क्या होगा? सार। ये क्या होगा? आपके अम्ल। और ये क्या होगा? सार। अगर जल अपघटन पर H+ आयन देता है तो वो अम्ल होगा, और अगर OH- आयन देता है तो वो क्या होगा? सार होगा। इसके साथ इसने आर्हेनियस ने एक बात और बताई थी कि अगर आप अम्ल को जल में डालते हो, अम्ल को जल में डालते हो, तो अम्ल को जल में डालने का मतलब पहले आप H+ आयन निकला, H+ आयन के साथ ये जल का जो H2O है ये क्रिया करके क्या बन जाएगा? H3O+। H3O+ आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन का ये निर्माण करेगा। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन का ये निर्माण करेगा। साथ ही इसने कहा कि जब आप सार जो है, अम्ल और सार है, इन दोनों को अगर साथ में जल में मिलाते हो तो क्या होगा? तो अम्ल और सार को जल में मिलाने का मतलब अम्ल से H+ आयन निकलेगा, सार से OH- आयन निकलेगा। H+ आयन प्लस OH- आयन प्लस माइनस बैलेंस हो गया, H और H 2H, H2O। H2O मतलब जल बन गया। क्या बन गया? जल। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आप जल में अम्ल और सार दोनों को डालते हो तो अम्ल का H+ आयन और सार का OH- आयन दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जल। तो आरएनएस की थ्योरी समझ में आ गई होगी। आरएनएस कहता है कि अगर आप किसी भी पदार्थ को जल में डालते हो तो जल में अपघटित होने के बाद यदि H+ आयन बाहर निकलता है तो वो अम्ल होगा, यदि OH- आयन रिलीज होता है तो वो क्या होगा? सार। दूसरे वैज्ञानिक आए थे ब्रोंस्टेड लोरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अम्ल है जिनसे H+ आयन रिलीज नहीं होता है, सार ऐसे हैं जिनमें से OH- आयन प्रॉपरली रिलीज नहीं होता है। ब्रोंस्टेड लोरी ने एक अवधारणा दी और अवधारणा में ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था प्रोटॉन प्रोटॉन ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था कि जो पदार्थ प्रोटॉन के दाता होते हैं, जो पदार्थ प्रोटॉन का दाता होता है, दाता मतलब देता है, जो पदार्थ प्रोटॉन देता है वो क्या होगा? अम्ल। जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या होगा? सार। जो ग्रहण करता है वो क्या होगा? सार। ये अवधारणा आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आरएनए से आप रिलेट कर सकते हो। प्रोटॉन के ऊपर भी एक प्लस आयन लगता है और हाइड्रोजन के ऊपर भी प्लस आयन। वहां मैंने कहा था कि जो H+ आयन देता है वो क्या हो गया? अम्ल। कुछ देर के लिए आप इस H+ आयन को क्या मान लो? P+ प्रोटॉन मान लो। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल होता है, तो जो प्रोटॉन देगा वो भी क्या होगा? अम्ल। जो प्रोटॉन देगा वो क्या होगा? अम्ल। इसके विपरीत सार का हो जाएगा, तो जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? सार। यह उदाहरण किसने दी थी? ब्रोंस्टेड लोरी ने दी थी। ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था कि जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल और जो ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? सार हो जाएगा। इसके साथ ब्रोंस्टेड लोरी ने एक अवधारणा में इस अवधारणा में एक चीज और बताई थी कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी सार क्या होते हैं। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी सार, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी सार। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी सार की अवधारणा जो है वो किसने दी थी? तो किसने दी थी? ब्रोंस्टेड लोरी ने। किसने दी थी? ब्रोंस्टेड लोरी ने। यह अवधारणा कुछ इस प्रकार है। एक अम्ल मान लेता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए Ha, वो है एक सार के साथ क्रिया करता है। Ha जो अम्ल है वो किसके साथ क्रिया करता है? सार के साथ। तो जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा? A-
माइनस और HB प्लस, A माइनस और HB प्लस। ये यहां क्या था, अम्ल था, और ये यहां सार, ये अम्ल था ये सार था। आगे जाके ये बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, ये ए जो पहले अम्ल में आता था अभी ये क्या हो गया, संयुग्मी सार, संयुग्मी सार। ये जो पहले सार था ये आगे जाके क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। मतलब अगर अम्ल से आप H प्लस आयन बाहर निकाल देते हो तो क्या बन जाएगा आपके संयुग्मी सार, और अगर आप सार में वही H प्लस आयन जोड़ देते हो तो सार क्या बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में। इसका मतलब सीधी सी बात यही कह सकता हूं कि HA जो अम्ल था इसका गुण अम्लता का कौन दर्शाता है, H। अगर मेन जो चीज इसका गुण दर्शाती है अगर आप उसको ही अलग कर दोगे, उसको ही अलग कर दोगे तो एक तो ये संयुग्मी बन जाएगा, साथ ही साथ जो इसकी अम्लीय प्रकृति थी वो किस में बदल जाएगी, सार के प्रति। तो क्या हो जाएगा, संयुग्मी सार हो जाएगा, संयुग्मी सार। इससे भी समझ सकते हो कि A माइनस है, माइनस मतलब ये प्लस को ग्रहण करेगा, प्लस को ग्रहण करेगा, तो प्लस को ग्रहण करने वाले को हमने क्या कहा था, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला क्या होता है, सार, क्या होता है, सार। तो ये क्या हो गया, संयुग्मी सार। तो ये भी समझ में आ गया होगा ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा था। तीसरे जो है साइंटिस्ट वो है लुईस। लुईस ने इस अवधारणा को नेगेटिव से समझाया, किससे समझाया, नेगेटिव। क्या लिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का युग्म, इलेक्ट्रॉन का युग्म। सीधी सी बात याद रखनी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव चिन्ह है, इस पे नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। विपरीत होने का मतलब क्या हुआ, जहां प्रोटॉन पॉजिटिव को आप दे रहे थे वहां आप नेगेटिव को आप क्या करोगे, ग्रहण करोगे। पॉजिटिव को दे रहा होगा वो नेगेटिव को क्या कर रहा होगा, ग्रहण। तो नेगेटिव का ग्राही क्या हो गया, अम्ल। और इलेक्ट्रॉन युग्म जो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रहण कर रहा था वो अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो त्याग करने वाला क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला अम्ल होगा और इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने वाला क्या होगा, सार होगा। क्या होगा, सार होगा। साथ ही साथ आर्यनीज ने एक बात और कही थी कि वह यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, जिनका अष्टक क्या होगा, अपूर्ण। अष्टक क्या होता है, देखो ये किसी भी तत्व का नाभिक होगा, नाभिक के चारों तरफ क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों में जो इलेक्ट्रॉन, इन जो कोष है, जो सेल है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अगर कम होते हैं, कम का मतलब अपूर्ण, अपूर्ण मतलब कम मतलब इनको चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। चाहने का मतलब वो क्या कर रहा है, ग्रहण। तो जिनका अष्टक अपूर्ण होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने वाले क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अम्ल। इन सारी अवधारणाओं को एक साथ समझेंगे अभी। अम्ल और सार, इधर मैं लेता हूं H प्लस आयन, P प्लस आयन और E माइनस। एक याद रख लीजिए कोई सा भी, H प्लस को जो त्यागेगा, H प्लस का जो क्या करेगा, त्याग करेगा, तो अम्ल कहलाएगा। तो इसको क्या करेगा, त्याग। बस एक ही नाम याद रखना है, अम्ल हाइड्रोजन का क्या करते हैं, त्याग। हाइड्रोजन मतलब पॉजिटिव चिन्ह का, पॉजिटिव का क्या करते हैं, त्याग। हमेशा याद रखना कि अम्ल क्या होता है, सार का विपरीत होगा। अगर ये त्याग रहा है तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। सेम चीज ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये यहां पे त्याग रहा है तो ये भी यहां पे क्या करेगा, त्याग करेगा। ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब बात करते हैं ये पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव को त्यागेगा वो नेगेटिव को क्या करेगा, ग्रहण। तो ये क्या करेगा, ग्रहण। जो पॉजिटिव को ग्रहण कर रहा है वो नेगेटिव को क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। साथ ही इसके साथ अगर आप OH माइनस से भी समझना चाहो तो OH माइनस से भी यही होगा, अम्ल जो होंगे वो OH माइनस को ग्रहण करेंगे और सार जो होंगे वो OH माइनस का त्याग करेंगे। सीधा याद रखना, जो पॉजिटिव चिन्ह को ग्रहण करे वो अम्ल, जो पॉजिटिव चिन्ह को ग्रहण करे वो अम्ल, जो नेगेटिव चीज को ग्रहण करे वो सार। जो नेगेटिव चीज को ग्रहण करेगा वो सार हो जाएगा। ये होगी आपके अम्ल और सार की उदाहरण है कि अम्ल क्या होता है और सार क्या होता है। अवधारणाओं के माध्यम से उन्होंने ये समझा दिया कि अम्ल ये होता है, सार ये होता है। अब इनके बारे में जो है थ्योरी हमने पढ़ ली कि कौन कौन सी थ्योरियां समझाती है आपको कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है।
अब हम एसिड और बेस के बारे में आगे जो जानेंगे वो जानेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, कि इनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो तीनों की अगर कंपैरेटिवली स्टडी करें तो पहले कुछ जो गुण इनके हैं, पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल, स्वाद की बात करें तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। अम्ल स्वाद में क्या होंगे? खट्टे। एक सवाल पूछा जाता है हर बार कि कौन जो है वो लिटमस पत्थर को नीले से लाल कर देता है या लाल से नीला कर देता है या कोई भी क्रिया नहीं करेगा। तो ये याद रखना, अम्ल है, एक नाम याद रखना अनिल। अम्ल, नीला, लाल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अम्ल क्या कर देगा? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देगा। अनिल नाम याद रखना, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देगा। अम्ल क्या कर देगा? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देगा। इसके अलावा ये सभी, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, ये सभी जल में क्या होंगे? विलय होंगे। क्या होंगे? विलय। एक गुणधर्म और देखते हैं कि धातु से अगर क्रिया करवाते हैं, धातु से अगर अपन इनकी क्रिया करवाते हैं अम्लों की, तो वो हाइड्रोजन गैस देंगे। अम्ल प्लस धातु जो क्रिया करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे? त्याग करते हैं। अम्ल कोई सा भी ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। HCl के साथ साथ अपन अगर धातु लेना चाहे, जिंक ले लेते हैं, ZnCl2, यहां 2 लग जाएगा, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन। अगर HCl की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाते थे तो जिंक क्लोराइड के साथ साथ क्या रिलीज हो जाती है? हाइड्रोजन। मतलब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसी कारण, यही कारण है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। जो खट्टे पदार्थ होंगे, खट्टे पदार्थ का सीधा मतलब यही हो गया, खट्टे पदार्थ मतलब अम्ल। अम्लों को धातु में नहीं रखा जाता, धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे जो है क्या है? विषैली। आपके भोजन को या खट्टे पदार्थ को वो क्या कर देगी? खराब कर देगी। इसलिए जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। ये चीज समझ में आ गई। अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देंगे, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अब अगला पढ़ते हैं सार। सार, सार के बारे में बात करते हैं तो सार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। सार को जब आप स्पर्श करते हो, टच करते हो, तो उसका स्पर्श जो होगा वो कैसा आएगा? साबुन के जैसा। साबुन जैसा क्या आएगा? उसका स्पर्श आएगा। साथ ही हमने पढ़ा था पहले नीले लिटमस पत्थर के बारे में, इसमें याद रखना सालिनी। सार, लाल और नीला। सार जो होगा वो लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देगा? नीला। सार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। सार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था कि अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अब बात करते हैं कि धातु जो है, धातु के पहले हमने पढ़ा था कि अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यही अगर सार के बारे में पढ़े तो सार जो है वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। अत्यधिक ज्यादा मतलब मोस्टली जो सार होते हैं वो रिलीज नहीं करते। लेकिन NaOH जो है वो जिंक धातु से क्रिया करके, NaOH जो आपको जिंक धातु के साथ क्रिया करेगा और सोडियम जिंकेट बनाएगा। सोडियम जिंकेट बनाएगा। सोडियम जिंकेट मतलब Na2 ZnO2 प्लस H2।
Na2ZNO2 प्लस H2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये इसका एक अपवाद है। ये इसका क्या है? अपवाद। हमने पढ़ लिया, सार स्वाद में कड़वे होंगे, साबुन जैसा उनका स्पर्श होगा। शालिनी नाम आपको याद रखना है। सार जो होंगे वो लाल को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। सार जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद में कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाएंगे और ये रिलीज होगा। क्या होगा? रिलीज। अब बात करते हैं आगे लवण के बारे में। अम्ल स्वाद में खट्टे, सार स्वाद में कड़वे और लवण स्वाद में खारे होते हैं। लवण स्वाद में क्या होते हैं? खारे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लवण लिटमस पत्र के प्रति क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे। साथ ही साथ जो लवण है वो खारे होंगे, लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होंगे, और लवण का निर्माण किससे होगा? अम्ल और सार से। अम्ल और सार से किसका निर्माण होगा? लवण का। यह अभिक्रिया अभी आगे बढ़ेंगे अपन। अम्ल और सार से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएंगे? अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। क्या बनाते हैं? लवण। अब बात करते हैं अम्ल और सार के दोनों के साथ में अगर गुणों की बात करें तो अम्ल हो या सार हो, इन दोनों के जलीय विलयन, जलीय विलयन विद्युत सुचालक होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होता है। एसिड और बेस का जो है वाटर सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का क्या होगा? सुचालक। ये हो गया आपके अम्ल, सार और लवण के बारे में। अम्ल, सार और लवण के बारे में। एक चीज और, एक टर्म यूज होती है तनु और सांद्र। तनु और सांद्र। तनु का मतलब क्या होता है? यदि आपके पास अम्ल या सार है और उसमें आपने बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, वाटर का परसेंटेज जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो वो क्या होगा? तनु विलयन कहलाएगा आपका। कौन सा विलयन कहलाएगा? तनु विलयन कहलाएगा। फिर बात करते हैं सांद्र विलयन क्या होता है। यदि अम्ल और सार, अम्ल और सार में आपका जो वाटर का प्रतिशत है, पानी आपने जो मिलाया वो कम मिलाया है या नहीं के बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन। मतलब अगर पानी की मात्रा ज्यादा हुई तो तनु विलयन, यदि पानी की मात्रा कम हुई तो वो सांद्र विलयन। कौन सा विलयन होगा? सांद्र विलयन होगा। अब आगे बात करते हैं अम्ल, सार और लवण, इनके यूज की, कि अम्ल, सार और लवण का उपयोग कहां कहां होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर जो है अम्ल हमारे काम में आता है। अम्ल काम में आने के साथ साथ अम्ल के बारे में एक दो चीज पहले जान लेते हैं। अम्ल जो है वो अगर उनकी जो प्राप्त करने के स्थल है, जहां से हमें प्राप्त होता है, या उनके अंदर जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनके आधार पर अगर इसको दो भागों में बांटना चाहे तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा खनिज अम्ल। पहला कौन सा होगा? खनिज अम्ल। दूसरा क्या होगा? कार्बोनिक अम्ल। खनिज अम्ल या कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल कौन से होते हैं? मिनरल एसिड कौन से होते हैं?
HCl, HNO3 और H2SO4, ये तीन क्या होते हैं? खनिज अम्ल। इन तीनों को याद रखना आपको एज इट इज। HCl, HNO3 और H2SO4, इन तीनों से रिलेटेड आगे एक चीज बताऊंगा, जिससे अगर आपको ये तीनों चीजें साथ में याद रही तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। HCl, HNO3 और H2SO4। बात करें अगर कार्बनिक अम्ल की, तो जैसा कि इसके नाम में ही है, ये कार्बन युक्त होगा। ये क्या होगा? कार्बन युक्त। कोई सा भी अम्ल आपके दिमाग में आए, चाहे सिट्रिक हो, साइट्रिक हो, चाहे एस्कॉर्बिक हो, फॉर्मिक हो, सारे अम्ल कौन से अम्ल होते हैं? कार्बनिक अम्ल। कौन से अम्ल होंगे? कार्बनिक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कार्बनिक अम्ल में या तो प्राप्त होंगे जीव जंतु से, या हमें पौधों से प्राप्त होगा, पादपों से। या तो जीव जंतुओं से प्राप्त होगा, या कहां से प्राप्त होगा? पादपों से। तो कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल समझ में आ गया। खनिज अम्ल HCl, HNO3 और H2SO4। कार्बनिक अम्ल कहां से प्राप्त होगा? जीव जंतुओं से और पादपों से। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, मैंने बताया था आपको ये तीन नाम, आपको दो नाम याद रखने हैं, HCl, HNO3। एक नाम सुना होगा आपने, एक्वा रजिया। क्या नाम है? एक्वा रजिया, या इसको बोलते हैं अम्लराज, या इसको क्या बोलते हैं? अम्लराज। एक्वा रेजिया या अम्लराज। क्या होता है एक्वा रेजिया, अम्लराज? एक्वा रेजिया और अम्लराज जो है HCl और HNO3 का एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित फिक्स रेशियो में इनका क्या होता है? मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। एक्वा रेजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का एक निश्चित अनुपात में क्या होता है? मिक्सचर होता है। कौन सा अनुपात होगा वो? यहां 3 लिखा हुआ है, ये 3 यहां लिख दीजिए और उस तरफ 1 लिख दीजिए। मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो ये बोलूंगा कि HCl और HNO3 का 3:1 का मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वा रजिया। क्या कहलाता है? अम्लराज। द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 विद रेशियो 3:1 इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। क्या हो जाएगा ये? एक्वा रेजिया। सीधी सी बात है, रेशियो में कभी भी नहीं होना। एग्जाम में बहुत बार दिया जाता है 1:3 दे देते, नहीं होगा। जहां जिस तरफ 3 पहले से अवेलेबल है, 3 पहले से लिखे हुए, उस तरफ आपको वापस 3 नहीं लिखना है, उसके विपरीत डायरेक्शन में आपको 3 लिखना है। ये Cl के ये नीचे वाला L जो है एक जैसा दिख रहा है, तो इसको एक दूसरी तरफ लिखना है आपको। HCl का 3 और HNO3 का 1 अणु अगर आप लेते हो तो क्या बनेगा आपके पास? अम्लराज। अब आप पूछेंगे अम्लराज का उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग होता है सोना चांदी की सफाई में। सोना या चांदी की सफाई में। बहुत बार देखा होगा आपने, सुनार की दुकान पे जाते हैं और वहां जाके अपन अपने सोने को या चांदी को साफ करवाने के लिए जाते हैं। वो एक अंदर से एक सॉल्यूशन लेके आता है और उस सॉल्यूशन के अंदर उस सोने को डालता है और वापस बाहर निकाल देता है। हमें लगता है कि ये जादू है, वो जादू नहीं, वो क्या है? एक्वा रेजिया, अम्ल राज है, अम्ल राज है। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे H2SO4 को क्यों रोक के रखा? इनको बोलते हैं अम्ल राज। इन दो का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? अम्ल राज। लेकिन ये जो H2SO4 है, क्या है? H2SO4, इसको कहते हैं अम्लों का राजा। डाउट मत रखना, ये अम्ल राज है, एक्वा रेजिया। ये अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा है वो। H2SO4 अम्लों का राजा है, एक्वा रेजिया क्या है? अम्ल राज। H2SO4 जो है ये इंडस्ट्रियों में सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, ये याद हो गया होगा। HCl 3 और HNO3 1, एक्वा रेजिया। और H2SO4 खुद क्या कहलाता है? अम्ल, अम्लों का राजा। H2SO4 जो है ये इसकी भूमिका किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। H2SO4 जो है ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है।
ये जो है उद्योग धंधों में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने के कारण इसका एक बहुत ही बड़ा उपयोग है, वो ये उपयोग है, इसका उपयोग जो है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की किसी भी देश की ग्रोथ कितनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योग विकास दर, उद्योग विकास दर किसी भी देश की इस बात पर निश्चित, इस बात से डिसाइड की जाती है कि उस देश में H2SO4 की खपत कितनी हो रही, खपत मतलब यूज कितना हो रहा है। जो कंट्री H2SO4 का जितना ज्यादा यूज करेगी, इसका मतलब उस कंट्री में उद्योग धंधे उतनी ही अच्छी दशा में है, या उतने ही ज्यादा उद्योग धंधे विकसित है। तो उद्योग धंधे कितने विकसित है, कितने नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, H2SO4। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह अम्लों का यूज होता है, बहुत सारे उद्योगों में अम्ल का यूज होता है, लेकिन मोस्टली ये तीन ही पूछे जाते हैं। एक तो अम्लों का राजा कौन होता है, एक अम्ल राज क्या होता है, और एक H2SO4 जो है, ये इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल जो है किसी भी देश की विकास की दर जो है वो डिसाइड करता है। अगला हम पढ़ेंगे सार के बारे में। सार के बारे में देखिए, सबसे पहले बेस कहां का यूज होता है, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग और साबुन और अपमार्जक में यूज होता है। अब बात करते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह इसको बोलते हैं शुष्क चूना। शुष्क मतलब सूखा हुआ, ड्राई, शुष्क चूना। इसका यूज कहां होता है, यदि आपके खेत की जो भूमि है वो अम्लीय है, तो भूमि की अम्लता दूर करने में, भूमि की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे हमने उसमें पढ़ा था एक्वारजिया नाम से एक टर्म पढ़ी थी, वैसी एक टर्म यहां भी आएगी, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहां होता है, इसको बोलते हैं, सूत्र जो होता है वो होता है MgOH2, MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहां होता है, इसका उपयोग जो है वो पेट की कब्ज मिटाने में, सीधा पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, तो MgOH2, MgOH2 ये किसका फॉर्मूला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये हो गया आपके सार। अगला जो है वो है लवण, साल्ट। अगला क्या है, लवण। लवण में अगर बात करें तो हम बताए दैनिक जीवन में हम जो नमक काम में लेते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, लवण है। नमक भी क्या है, लवण। इसका उपयोग कहां किया जाता है, चमड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा कहां उपयोग किया जाता है इसका, चमड़ा उद्योग में। साथ ही साथ संगमरमर, मार्बल आपने सुना होगा, वो मार्बल क्या होता है, वो भी लवण होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रखना, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक यूज होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका यूज होता है फोटोग्राफी में, हम जो फोटो के लिए जो रील काम में ली जाती है, उस रील की धुलाई में किसका काम में लिया जाता है, क्या काम में लिया जाता है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अगला है फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला याद करना, 8 से 10 बार बोलोगे कंटिन्यूस तो याद हो जाएगा, K2SO4
डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस, इस पूरे के चारों तरफ 3 लिखे हो, और 24H2O 24H2O। एक टर्म याद रखना, ये यहां पे जो डॉट H2O लगा हुआ है इसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल CaSO4 डॉट 2H2O, ये होता है आपके जिप्सम। ये क्या होता है? जिप्सम। ये इसमें नहीं है, ये आपका एक सार है। ये क्या है? जिप्सम। इसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। ये 2H2O जो होता है इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। तो आपके समझ में हो गया? आ गया होगा। लवण कहाँ कहाँ यूज होता है? नमक, चमड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा यूज होता है। इसको अपन साधारण भाषा में जो नमक काम में लेते हैं वो भी यही होता है। संगमरमर CO3 भी यही होता है। HNO3 जो होता है वो फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। फिटकरी जिसका सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। साथ ही साथ खाने का सोडा, धोने का सोडा, खाने का सोडा और धावन सोडा, ये दोनों भी क्या है? लवण। क्या है? लवण। कुछ फॉर्मूले आज जो पढ़े थे इसी से टॉपिक में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले आज हमने पढ़े थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, चाहे अम्लों का राजा हो, चाहे अम्ल राज हो, या अभी जो लास्ट में पढ़ा था फिटकरी हो, ये सारे फॉर्मूले इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट। अब जो है कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका, संतरा, चींटी का डंक हो, या बिच्छू हो, या सेम हो, और भी बहुत सारे, पहले इन चार का पढ़ते हैं। सिरका, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। संतरे में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और सेव में पाया जाता है मेलोन, सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा एस्कॉर्बिक अम्ल, चींटी का डंक या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, और सेव में कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेव में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल। देखो याद रखना, एसिटिक AC। जो लोग ज्यादा ऐसे में रहते हैं वो किसी भी काम को करते नहीं, वो क्या करते हैं? आगे से आगे सिरका देते हैं। किसका देते हैं? आगे से आगे क्या कर देते हैं? सिरका देते हैं। तो एसिटिक अम्ल किस में आएगा? सिरके में। सिरके में कौन सा अम्ल आया? एसिटिक। जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो एस करते हैं। क्या करते हैं? एस करते हैं। क्या खाते हैं वो? संतरा। एस फॉर संतरा। संतरा खा के वो क्या करते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। चींटी का डंक हो या बिच्छू हो, चींटी का डंक हो या बिच्छू हो, जैसे ही आपको चींटी काटेगी या बिच्छू काटेगा, एक नया जो रोग है वो क्या हो जाएगा? फर्म हो जाएगा, बन जाएगा। तो वो कौन सा अम्ल हो गया? फॉर्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में या बिच्छू में कौन सा हो गया? फार्मिक अम्ल, क्योंकि ये क्या कर देते? काटते ही एक नया रोग जो है वो क्या कर देते? फर्म कर देते हैं। फिर सेव, सेव में कौन सा अम्ल होता है? सेब। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा होता है? मैलिक अम्ल। सेब को सेब याद मत रखना, इसको ए भी याद रख लेना। एब का मतलब क्या होता है? कमी। जिस इंसान में कोई कमी होती है वो क्या होता है? मेला होता है। तो मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया? मैलिक अम्ल। एसी में जो रहते हैं वो किसी भी काम को सिरका के करते हैं, तो सिरका में एसिटिक अम्ल। जो
एस करते हैं वो संतरा खाते हैं तो एस्कॉर्बिक अम्ल संतरा। चींटी के डंक से नया रोग जो है फर्म हो जाता है तो फॉर्मिक अम्ल। और जिनमें सेब जो होता है, सेब में कौन सा अम्ल हो जाएगा? मेलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल हो जाएगा? मेलिक अम्ल। कुछ और है जैसे इमली होगी, इमली या आपके जठर रस या दवा या खाद्य पदार्थ। इमली, जठर रस, दवा या खाद्य पदार्थ या फलों को संरक्षण देना, प्रिजर्व करना होगा, फ्रूट प्रिजर्व। इमली, जठर रस, दवा या खाद्य पदार्थ, फलों का संरक्षण और धातु साफ करने में। मेटल की सफाई में, धातु साफ करने में या वस्त्र उद्योग में। धातु साफ करने और वस्त्र उद्योग में एक ही अम्ल यूज होता है। देखो इमली जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होगा? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल, ये तो इमली में जो टार्ट्रिक अम्ल होता है। और दूध जो है, ये जठर रस जो आपका है, जठर रस में कौन सा आएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर दवा या खाद्य पदार्थ जो है वो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। फिर बात करते हैं फलों के संरक्षण में तो फॉर्मिक अम्ल। फल फॉर्मिक, फल फॉर्मिक। फिर धातु साफ करने में या वस्त्र उद्योग में जो काम में लिया जाता है वो है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। फिर दूध, दूध में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा होगा? लैक्टिक अम्ल। इमली, इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक, टार्ट्रिक। इमली में कौन सा अम्ल हो गया? टार्ट्रिक। बाकी सबके आपको नाम याद रखने, ये सारे कार्बनिक अम्ल है। कौन से अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कौन सा अम्ल हो गया? हमने दो अम्ल पढ़े थे, एक अम्ल था कार्बनिक अम्ल और दूसरा अम्ल कौन सा था? खनिज अम्ल। ये क्या है? खनिज अम्ल। बाकी हमारे शरीर से बाहर है, ये हमारे शरीर में बनता है। जठर रस जो हमारे शरीर के अंदर बनता है, इसमें कौन सा अम्ल हो जाएगा? HCl। तो ये याद रह जाएगा। खनिज जो है, बाकी सारे कार्बनिक, ये एक ही खनिज है और ये खनिज अम्ल बनता कहाँ है? हमारे जठर रस में। कहाँ बनता है? जठर रस में। दवा या खाद्य पदार्थों में कौन सा होता है? बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने की विधि सबसे हार्ड होती है और बेंजोइक अम्ल का स्ट्रक्चर भी सबसे हार्ड होता है। बेंजीन यूज में होती है। क्या यूज में ली जाती है? बेंजीन यूज में ली जाती है। ये बेंजीन की एक आकृति होती है। ये आकृति, इस सूत्र की ये जो नाम है इसकी आकृति इस प्रकार से होती है बेंजीन की तरह। तो बेंजीन भी सबसे हार्ड तरीके से बनेगी और दवा भी सबसे हार्ड तरीके से बनेगी। फल से फॉर्मिक, फल फॉर्मिक। चींटी का डंक हो या बिच्छू का डंक हो, वो भी एक नया रोग फॉर्म करेगा तो उसमें भी फॉर्मिक, और फल भी क्या करेंगे? फॉर्मिक अम्ल। फिर है धातु साफ करने में या वस्त्र उद्योग में। हमें बताया कि चाहे धातु को साफ करना हो, चाहे वस्त्र का उद्योग करना हो, आपके पास कोई ना कोई ट्रिक होनी चाहिए। आपके पास सारी ट्रिक होनी चाहिए। सारी ट्रिक मतलब साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। फिर है दूध, दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। ये आपको वैसे ही याद रहे, दूध में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक। या ऐसे याद रख लेना, दूध वाला क्या आता है? लेट आता है, तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। हो गया पूरा। इमली में टार्ट्रिक, जठर रस में HCl, दवा या खाद्य पदार्थ में बेंजोइक अम्ल, फलों का संरक्षण करना हो तो फॉर्म करना हो तो फार्मिक अम्ल, धातु की सफाई करनी हो या वस्त्र उद्योग करना हो तो आपको सारी ट्रिक आनी चाहिए, साइट्रिक। और दूध जो है, ये दूध वाला क्या होता है? लेट आता है, तो कौन सा हो गया? लैक्टिक अम्ल। आज इतना ही, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।